हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पॉलिटी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे पूर्ण न्याय का सिद्धांत, जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अनुच्छेद के बारे में कि संविधान में इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार की प्रक्रिया के प्रयोग में अपने क्षेत्राधिकार की प्रक्रिया के प्रयोग में ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ये बात हमारे कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 142 में संविधान के। यह आदेश का संपत्ति, व्यक्तियों और किसी भी संस्था पर लागू हो सकता है। यह आदेश का संपत्ति, व्यक्तियों या किसी भी संस्था पर लागू हो सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी इसका पालन करना अनिवार्य होगा। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ। अब ये क्या है? पूर्ण न्याय का सिद्धांत की डॉक्ट्राइन, मतलब जो हमारे सिद्धांत है, इसकी बात करते हैं। कहता क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि न्याय केवल कानून के तहत सीमित नहीं होना चाहिए। न्याय क्या है? केवल कानून के तहत सीमित नहीं होना चाहिए। कि न्याय का मतलब जो कानून में लिखा है वही न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए, न्याय की बात कर रहे हैं, जो नैतिक हो, व्यवहारिक हो और सामाजिक रूप से न्यायोचित हो। तो न्याय के बारे में बताया, जो नैतिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से न्यायोचित होना चाहिए न्याय। यदि कोई तकनीकी या कानूनी बाधा न्याय में बाधा बन रही हो, यदि कोई तकनीकी या कानूनी बाधा क्या है, न्याय में बाधा बन रही हो, तो न्यायालय उसे पार करके भी निर्णय दे सकता है। मतलब उनको रोक करके या उनसे अलग होकर भी निर्णय दे सकता है। अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 142 के पक्षों के बारे में। अनुच्छेद 142 के विभिन्न पक्ष। सबसे पहला आता है हमारा संवैधानिक पक्ष। संवैधानिक पक्ष की बात करें तो इस संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई जो असाधारण और विशिष्ट शक्ति है, यह क्या है? हमारे उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई असाधारण और विशिष्ट शक्ति है। इसका उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे न्याय को सुनिश्चित करना है, भले ही इसके लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान न हो। दूसरा पक्ष आता है, ये हमने देखा संवैधानिक पक्ष। दूसरा पक्ष आता है हमारा न्यायिक पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा था? न्यायिक पक्ष, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बात करते हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैसले किए गए। अब बात करें कौन कौन से फैसले। सबसे पहला फैसला आता है हमारा शाहबानो केस। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस हमारे 1985 का। कौन सा? यह मोहम्मद अहमद खान वर्सेस हमारे शाहबानो केस जो 1985 का था, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए मामला क्या था। मामला यह था कि एक मुस्लिम महिला शाहबानो को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उनको क्या किया गया? तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। तो निर्णय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को भी आपराधिक संहिता की धारा 125 के तहत भत्ता मिलना चाहिए। आपराधिक संहिता की धारा जो हमारे 125 थी उस समय की, तो उसके अनुसार क्या? भत्ता मिलना चाहिए। अब इसमें अनुच्छेद 142 कैसे आया? कि न्यायालय ने सामाजिक न्याय के तहत, किसके तहत? सामाजिक न्याय के तहत पूर्ण न्याय के लिए निर्णय दिया और समान नागरिक संहिता की अनुशंसा की और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। दूसरा केस आता हमारा यूनियन कार्बाइड केस। केस का नाम क्या? यूनियन कार्बाइड केस। सीधी बात देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हमारी त्रासदी थी भोपाल गैस की 1989 की, तो उसके बारे में देखिए। तो अब देखिए यूनियन कार्बाइड केस के बारे में जो हमारे 1989 का था। सबसे पहले मामला देखते हैं, क्या मामला था। मामला ये था, हमारे भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। निर्णय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन कार्बाइड है वहाँ उससे $470 मिलियन का मुआवजा दिलवाया। यूनियन कार्बाइड थी कंपनी, तो उससे क्या किया गया? $470 मिलियन का मुआवजा दिलवाया गया। इसके लिए अनुच्छेद 142 की बात करें तो लंबी कानूनी प्रक्रिया से हटकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यह शक्ति उपयोग में लाई गई।
किसके लिए? लंबी कानूनी प्रक्रिया से हटके जो पीड़ित थे उनको जल्दी जल्दी राहत दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। फिर आता हमारा अयोध्या विवाद केस, मतलब मोहम्मद सद्दीक वर्सेज महंत सुरेश दास केस 2019। मामला क्या था? मामला ये था हमारा बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि विवाद। बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि विवाद की बात करें, निर्णय की बात करें तो विवादित भूमि रामलला विराजमान को दी थी। या जो विवादित भूमि थी वो किसको दी गई? रामलला विराजमान को दी गई। और सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक रूप में 5 एकड़ भूमि दी गई। उनकी जगह किसी और जगह क्या है? 5 एकड़ भूमि हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसको दी गई। अब इसमें अनुच्छेद 142 की बात करें तो क्या है? तो कोर्ट ने सामाजिक सौहार्द और स्थायी समाधान के लिए पूर्ण न्याय की भावना से निर्णय दिया। क्या? सामाजिक सौहार्द और स्थायी समाधान के लिए पूर्ण न्याय की भावना से निर्णय दिया। फिर आता हमारा अगला केस आता हमारा निर्भया केस, जो 2012 का गैंग रेप का मामला था, उस केस की बात करें। मामला क्या था? सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। निर्णय की बात करें तो दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई। जो दोषी थे इसके उनको क्या किया गया? फांसी की सज़ा दी गई। अब इसमें अनुच्छेद 142 कैसे काम आया? अनुच्छेद 142 का प्रयोग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं और दलीलों में देरी को दरकिनार करते हुए, जो याचिकाएं थी और दलील थी, इनमें देरी को दरकिनार करते हुए पूर्ण न्याय के तहत अंतिम निर्णय सुनाया। किसके तहत? पूर्ण न्याय के तहत क्या? अंतिम निर्णय सुनाया। फिर आता सहारा बनाम सेबी केस। क्या? सहारा बनाम सेबी केस की बात करें तो सहारा समूह ने निवेशकों से गैर कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा किया था। सहारा समूह ने क्या किया था? निवेशकों से गैर कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा किया था। तो कोर्ट ने सहारा से 24,000 करोड़ लौटाने का आदेश दिया। सहारा से क्या कहा कि आप 24,000 करोड़ रुपए जो हमारे निवेशक थे उनको वापस लौटाओ। अनुच्छेद 142 की बात करें तो सेबी को अधिकार देकर निवेशकों की रक्षा के लिए न्यायालय ने शक्तिशाली आदेश जारी किया। इसमें क्या किया गया? सेबी को अधिकार दिया गया। फिर एक केस आता हमारा मनु शर्मा केस। क्या? मनु शर्मा केस की बात करें तो इस केस में क्या था? 2010 के अंदर आया था कि प्रभावशाली व्यक्ति को निचली अदालत से बरी कर दिया गया था। एक प्रभावशाली व्यक्ति था तो केस के दौरान उस व्यक्ति को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलटते हुए क्या कहा कि उस व्यक्ति को दोषी करार देकर सजा दी गई। अनुच्छेद 142 की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि न्याय केवल साक्ष्य तक सीमित नहीं कि सबूत है या नहीं, केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करता है कि सबूत नहीं है तो उसको छोड़ दे, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और नैतिकता से जुड़ा हुआ भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्याय केवल सबूतों तक या साक्ष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक पक्ष की। जो अनुच्छेद है तो इसके प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो कोर्ट अपने आदेशों के निष्पादन हेतु प्रशासन और सरकारों को बाध्य कर सकता है। कोर्ट क्या है? अपने आदेशों के निष्पादन के लिए प्रशासन और सरकारों को भी बाध्य कर सकता है। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। ये क्या करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 142 की सीमाएं, मतलब इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस आती है कि विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। क्या? सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्या कानून नहीं बना सकता, वह केवल कानून की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वह कानून नहीं बना सकता, वह केवल कानून की व्याख्या कर सकता है। यदि कोई विषय संविधान या इसके अधिनियम के द्वारा, संविधान या किसी अधिनियम के द्वारा विधायिका के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में रखा गया है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि कोई विषय संविधान या फिर किसी अधिनियम के द्वारा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया है तो न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे अगर संसद ने किसी कानून में स्पष्ट प्रावधान कर दिया तो अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट उस कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कि जैसे संसद ने ऐसा कानून में ही लिख दिया हो। फिर आता हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। पूर्ण न्याय के नाम पर कोर्ट अनुच्छेद 14 मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जैसे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रक्षक भी वही है। दृष्टांत की बात करें, न्यायिक दृष्टांत मतलब इस तरह का कोई केस आया था क्या? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस आया था। केस क्या था
कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों के खिलाफ निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो केस का नाम क्या था हमारा? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम हमारी यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस था। तो इसी में कहा था हमारे कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों के खिलाफ निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर आता अनुच्छेद 141 की मर्यादा, बाइंडिंग ऑफ प्रेसिडेंस। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर बाध्य होंगे, लेकिन अनुच्छेद 142 का निर्णय सिर्फ उस विशेष मामले तक सीमित होता है जो सामान्य सिद्धांत नहीं बताता। क्या? जो सामान्य सिद्धांत नहीं बताता, केवल उन मामलों तक ही सीमित होता है अनुच्छेद 142। फिर आता हमारे प्रशासनिक और कार्यपालिका कार्यों की सीमाएं। क्या प्रशासनिक और कार्यपालिका कार्यों की सीमाएं की बात करते हैं? अनुच्छेद 142 न्यायपालिका क्या है? अनुच्छेद 142 के नाम पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के नाम पर क्या है? कार्यपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे नियुक्तियां करना, नीतियां बनाना, बजट निर्धारण करना, ऐसे काम नहीं कर सकती है। फिर आता न्यायिक अतिक्रमण। क्या आता? न्यायिक अतिक्रमण की बात करें हम, जुडिशियल ओवररीच की बात करें तो न्यायिक अतिक्रमण का खतरा। तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग, असीम प्रयोग न्यायपालिका को सर्वोच्च सत्ता बना सकता है। क्या? अनुच्छेद 142 का असीम प्रयोग क्या करता है? न्यायपालिका को सर्वोच्च सत्ता बना सकता है, जिससे संविधान का शक्ति विभाजन प्रभावित होता है। संविधान ने अनुच्छेद 50 में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया है, तो वह सिद्धांत क्या है? प्रभावित होता है। न्यायपालिका को सावधानी से और सीमित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। जो अनुच्छेद 142 है, इसका प्रयोग सीमित रूप से भी करना चाहिए और साथ ही साथ सावधानी से करना चाहिए। फिर जनमत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं कर सकता। क्या है? जो जनमत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। कोर्ट समाज का संरक्षक है, लेकिन वह जनभावनाओं, धर्म, संस्कृति और परंपरा की पूर्ण अनदेखी करके कोई आदेश नहीं दे सकता। क्या है? कोर्ट समाज का संरक्षक है, लेकिन क्या है? वह जनभावनाओं, धर्म, संस्कृति और परंपरा की पूर्ण अनदेखी करके कोई आदेश नहीं दे सकता है। क्या था? स्पष्ट और वैधानिक जो प्रावधान है, उसके विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता। क्या? स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता की बात करें। यदि किसी मुद्दे पर स्पष्ट कानून मौजूद है, क्या? यदि किसी मुद्दे पर स्पष्ट कानून मौजूद है तो कोर्ट को उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 142 का प्रयोग कानूनी शून्यता में अधिक उपयुक्त होता है। मतलब जिन मामलों में कानून है ही नहीं, वहाँ पे 142 का अनुच्छेद काम करता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पहले से कानून है वहाँ पे भी आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग करो, जहाँ ना कि इस स्पष्ट प्रावधान हो। मतलब किसी मामले में कानून में पहले से स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, तो उन मामलों में आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग नहीं कर सकते। उनका प्रयोग केवल वहीं करना है जहाँ पे स्पष्ट प्रावधान ना हो। न्यायिक शक्ति की मर्यादा में रहना जरूरी। क्या? न्यायिक शक्ति की मर्यादा में रहना जरूरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत कार्य करता है, न कि उसके ऊपर। तो पूर्ण न्याय का अर्थ मनमाने न्याय से नहीं होता है कि आप मनमाना न्याय नहीं कर सकते पूर्ण न्याय के नाम पर। अब देखेंगे हम समसामयिक प्रासंगिकता, मतलब आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है, आज भी इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो समसामयिक प्रासंगिकता की बात करें तो यह अनुच्छेद आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि कई सामाजिक, पर्यावरणीय और संवैधानिक मुद्दों में जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, क्या? यह अनुच्छेद आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि कई सामाजिक, पर्यावरणीय और संवैधानिक मुद्दों में जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इसे प्रयोग करके त्वरित समाधान दे सकता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट इसे प्रयोग करके क्या कर सकता है? तुरंत समाधान दे सकता है। जैसे हमारे पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदेश दे सकता है, चुनाव सुधार के लिए कह सकता है, पुलिस सुधार, न्यायिक नियुक्तियां, तो इस प्रकार की बातें कह सकता है। अब बात करें कि हमारे जो अनुच्छेद 142 है, ये इतना अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ आलोचनाएं देखते हैं, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं, तो कमियों के बारे में बात करें। ध्यान रखना, सीमाएं अलग चीज़ होती है और कमियां अलग चीज़ होती है। तो ये अब कमियां देखते हैं, मतलब आलोचना। तो पहला, शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है। यह अनुच्छेद क्या सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार देता है, जिससे क्या है, कभी कभी यह अन्य संस्था जैसे कि हमारी विधायिका, कार्यपालिका, इनके क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगता है।
सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कभी कभी जैसे हमारे विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, इस तरह का एक असाधारण अधिकार किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को। इससे क्या हमारे न्यायपालिका की सर्वोच्चता की भावना, जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता की भावना उत्पन्न होती है न्यायपालिका के अंदर, जो शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के विपरीत है। कि जो शक्ति का संतुलन का सिद्धांत है उस चीज़ के विपरीत होती है सर्वोच्चता का सिद्धांत। अगली कमी आती है हमारे न्यायिक अतिक्रमण। क्या आती है, न्यायिक अतिक्रमण की बात करें, जुडिशियल ओवररीच। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट क्या पूर्ण न्याय के नाम पर ऐसा निर्णय देता है जो कानून की भावना और संविधान की सीमाओं के बाहर होता है। क्या कई बार सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के नाम पर क्या ऐसा निर्णय देता है जो कानून की भावना और संविधान की सीमाओं के बाहर होता है। इससे न्यायपालिका पर नीतिगत निर्णय लेने का आरोप लगता है, जो कि वास्तव में किसका काम होता है, विधायिका का काम होता है नीतिगत निर्णय लेने का, लेकिन ये कार्य कौन करने लगता है, हमारी न्यायपालिका। तीसरी कमी आती है हमारे असंगत न्याय। क्या था असंगत न्याय, मतलब इनकंसिस्टेंट जस्टिस। तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग केवल विशिष्ट मामलों में होता है और इसके लिए दिए गए निर्णय बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं बनते हैं, मतलब बाइंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं बनते हैं, ये केवल क्या विशिष्ट मामलों में ही होता है। इससे न्याय की प्रक्रिया में संगति की कमी आती है। क्या इससे न्याय की प्रक्रिया में संगति की कमी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आती है और समान मामलों में अलग अलग निर्णय होने की संभावना बढ़ जाती है कि एक ही मामला था तो एक ही मामले में कभी कौन सा निर्णय दे दिया और कभी कौन सा निर्णय दे दिया, तो इनमें अलग अलग होने की बात आती है। तो इसे असंगत न्याय कहते हैं कि एक ही मामले में अलग अलग निर्णय आए। फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी, इसके अंतर्गत क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी की जाती है। तो उसकी बात करें, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय देता है जो जनप्रतिनिधि द्वारा बनाए गए कानूनों से अलग या भिन्न होते हैं। यह लोकतंत्र में जनता की भूमिका और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे सकता है। यह क्या कर सकता है, लोकतंत्र में जनता की भूमिका और संसद की सर्वोच्चता की को चुनौती दे सकता है। फिर बात करें स्पष्टता की कमी। अनुच्छेद 142 के प्रयोग के लिए कोई स्पष्ट मानदंड या दिशा निर्देश नहीं है, जिससे इसका प्रयोग न्यायाधीशों की व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करता है कि वह इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। और ये न्याय को मनमाना बनाता, आर्बिट्ररी बनाता है कि उनकी इच्छा हुई तो इसका प्रयोग किया, नहीं की हुई तो नहीं किया। फिर सत्ता का असंतुलन की बात करें, इनबैलेंस ऑफ पावर की बात करें, तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग अलग परिभाषित हैं। क्या है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या है, अलग अलग परिभाषित है। अनुच्छेद 142 के माध्यम से न्यायपालिका इन सीमाओं को पार कर सकती है, जिससे क्या है, हमारे संवैधानिक ढांचे में असंतुलन पैदा होता है। जो हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत है तो वह इससे प्रभावित होता है। फिर आता हमारा पारदर्शिता की कमी। पारदर्शिता की कमी की बात करें, चूँकि अनुच्छेद 142 का प्रयोग विभिन्न विशिष्ट मामलों में न्याय की भावना से होता है, परंतु इसके पीछे की दलीलों और सोच की पारदर्शिता अक्सर कमी रहती है। इससे क्या, न्याय की प्रक्रिया को समझने और उस पर सवाल उठाने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। कि न्याय की प्रक्रिया को समझने और उस पर सवाल उठाने की गुंजाइश कम होती है। तो हमने अनुच्छेद 142 के बारे में देखा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम, तो अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान में न्यायपालिका को दी गई एक शक्तिशाली विधिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य न्याय के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। भले ही कानून चुप है, मौन है, अस्पष्ट है, अनुपयुक्त है, लेकिन फिर भी क्या, न्याय के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। लेकिन इसके प्रयोग में संतुलन, नैतिक विवेक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी उतनी ही अनिवार्य है। तो आज के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 142 या पूर्ण न्याय के सिद्धांत के बारे में देखा, इसके सभी पहलुओं के बारे में समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।